नमस्कार, स्वागत है आप सभी का झारखंड जीके के इस रिवीजन सीरीज पर। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था झारखंड के जो इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है। और आज के इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे झारखंड के पुरस्कार। तो चलिए बिना लेट की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, झारखंड के किस प्रख्यात व्यक्तित्व को अप्रैल 2015 में फ्रांस के सर्वोत्तम सिविलियन पुरस्कार ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिए, वो पर्सनालिटी हैं यशवंत सिन्हा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं, व्याख्या में क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार रहे हजारीबाग के पूर्व सांसद व भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी एवं राजनीतिज्ञ यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर के प्रधानमंत्रित्व काल में 1990 से 91 तक, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 1998 से जुलाई 2002 तक भारत के वित्त मंत्री पद को सुशोभित किए। यशवंत सिन्हा भारत के फाइनेंस मिनिस्टर के पोस्ट पर भी रह चुके हैं। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जुलाई 2002 से 2004 तक विदेश मंत्री के रूप में, याद रखिए, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में फाइनेंस मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर भी ये संभाल चुके हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। और 2021 में यशवंत सिन्हा तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और उसके उपाध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। इसके अलावा आपको इनके बारे में याद रखना है, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार थे, जिनमें यह पराजय का सामना इनको करना पड़ा। फिर 2015 में श्री सिन्हा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। तो प्रश्न अगर आपसे पूछता है कि झारखंड के ऐसे कौन से पर्सनालिटी हैं जिनको 2015 में फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये दिया गया था, तो नाम याद रखना है आपको, यशवंत सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आईसीसी पुरस्कार। एमएस धोनी को लगातार किस वर्ष आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए, लगातार 2008 और 2009 में, ठीक है, इनको लगातार 2 वर्ष जो है 2008 और 2009 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, एमएस धोनी को 2008 और 2009 में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पुरस्कार, पद्म भूषण की बात करें तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को किस क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित किया गया? तो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, इनका जो क्षेत्र है चिकित्सा और सार्वजनिक, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को जो पद्म भूषण दिया गया ये चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र में दिया गया था, चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र में। इसका यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, जो शैलेश कुमार बंदोपाध्याय हुए इनको पद्म भूषण 2010 में दिया गया था। कब दिया गया था? 2010। और ये किस क्षेत्र से हैं? तो याद रखना है चिकित्सा और सार्वजनिक। ये 2 पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो इनको कब पद्म भूषण मिला, तो 2010, और किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र से, चिकित्सा और सार्वजनिक क्षेत्र से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के एक व्यक्तित्व हैं जिसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिए शैलेश कुमार बंदोपाध्याय। कब? तो 2010 में इनको पद्म भूषण दिया गया और इनका संबंध जो है चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा से ये संबंधित है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय 2010 में, महेंद्र सिंह धोनी 2018 में, कड़िया मुंडा 2019 में पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया, ठीक है। अच्छा, अभी वर्तमान में 2026 में झारखंड के वैसे कौन से पर्सनालिटी हैं जिनको पद्म भूषण मिला है? तो याद रखिए शिबू सोरेन, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, जिनको मरणोपरांत 2026 का पद्म भूषण दिया गया। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। ओके, फिर देखिए दीपिका कुमारी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 2016 में इनको पद्मश्री दिया गया था, 2016 में इनको पद्मश्री दिया गया। प्रेमलता अग्रवाल को भी पद्मश्री 2013 में मिला। अशोक भगत इनको 2015 में, जो कि समाज सेवी हैं, दिया गया। तो इनका भी नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। और पद्म भूषण पाने वाले व्यक्ति कौन कौन है? तो पद्म भूषण पाने वाले व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय पहला, एक सेकेंड, शैलेश कुमार बंदोपाध्याय दूसरा, महेंद्र सिंह धोनी तीसरा, कड़िया मुंडा, और शिबू सोरेन का भी नाम आपको याद रखना है।
शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को कब मिला? तो 2010 में। महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में। कड़िया मुंडा को 2019 में। अच्छा, महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री कब मिला था? तो याद रखिए 2009 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री दिया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रधरपुर के शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? अभी तुरंत हमने देखा 2010 में। कब? 2010 में। और इनका क्षेत्र जो है चिकित्सा व स्वास्थ्य है, चिकित्सा व स्वास्थ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये बॉक्स दिया हुआ है, किनको कब दिया गया पद्म भूषण और उनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो यहाँ पर देखिए शैलेश कुमार बंदोपाध्याय, ठीक है, सामाजिक कार्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं। 2010 में इनको पद्म भूषण मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी को 2018 में क्रिकेट से संबंधित हैं। और कड़िया मुंडा सामाजिक कार्य से संबंधित है और इनको 2019 में दिया गया। और शिबू सोरेन को 2026 में। ठीक है, चलिए पद्मश्री की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सन 2016 में किस खिलाड़ी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2016 में ध्यान रखना है दीपिका कुमारी को। किनको? तो दीपिका कुमारी, जिनका संबंध तीरंदाजी से है, इनको 2016 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार ने दीपिका कुमारी को नागरिक सम्मान पद्मश्री, वही रिपीटेड क्वेश्चन है 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत ने खेल में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में किसे 2016 में पद्मश्री पुरस्कार मिला? तो दीपिका कुमारी, जिनका संबंध तीरंदाजी से है, दिया गया। अच्छा, यहाँ पर जो अन्य ऑप्शन है, यहाँ पर आप बता सकते हैं कि छुटनी देवी का नाम, छुटनी देवी को पद्मश्री कब मिला था? तो याद रखिए 2021 में। 2021 में छुटनी देवी को मिला। मकर ध्वज दरोगा का नाम याद रखिए, छऊ नृत्य से जुड़े हुए हैं और मकर ध्वज दरोगा को 2011 में पद्मश्री दिया गया। मकर ध्वज दरोगा के बाद एक पर्सनैलिटी आपको याद रखना है, गोपाल प्रसाद दुबे। ठीक है, गोपाल प्रसाद दुबे, उनका भी संबंध छऊ से है और उनको दिया गया था 2012 में। कब? 2012 में। तो ये पर्सनैलिटी भी आपको याद रखने हैं कि इनको कब कब मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, 2016 में दीपिका कुमारी को उनके किस क्षेत्र में कौशल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो इनका संबंध आपको पता है तीरंदाजी से है। और इनको कब मिला पद्मश्री? तो इनको 2016 में मिला, 2016 में दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, इनमें से कौन पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं? तो कौन पद्मश्री सम्मान से सम्मानित नहीं किए गए हैं? तो देखिए महेंद्र सिंह धोनी को तो पद्मश्री दिया गया है। कब दिया गया? 2009 में दिया गया। रामदयाल मुंडा की बात करें तो रामदयाल मुंडा को भी दिया गया है। ओके, प्रेमलता अग्रवाल को 2013 में दिया गया। पर्वतारोहण है ये। देखिए शैलेश कुमार बंदोपाध्याय को नहीं दिया गया है क्योंकि इनको पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण। और मैंने आपको बताया कि 2010 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो समाज सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए किनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखना है अशोक भगत। और अशोक भगत को पद्मश्री कब दिया गया था पता है? अशोक भगत को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब? 2015 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। अशोक भगत झारखंड के प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये ग्रामीण जनता के उत्थान के क्षेत्र में काम करने वाले एक सामाजिक संगठन विकास भारती के सचिव हैं। ठीक है, विकास भारती गुमला जिले के बिशुनपुर में स्थापित सामाजिक कार्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु अशोक भगत ने 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक, तो झारखंड में एक संस्था है विकास भारती, यहाँ पर ध्यान रखिए विकास भारती। झारखंड में एक संस्था है विकास भारती और विकास भारती के सचिव हैं कौन? अशोक भगत। ओके, देखिए जो विकास भारती है ये गुमला जिले के बिशुनपुर में इसको स्थापित किया गया है। तो विकास भारती की स्थापना कहाँ की गई है? तो गुमला के बिशुनपुर में। ओके, और अशोक भगत को जो पद्मश्री दिया गया 2015 में, 2015 में, किस क्षेत्र से संबंधित है ये? तो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिसको लेकर इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस क्षेत्र में श्री अशोक भगत ने 2015 में पद्मश्री, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
2013 को भारत सरकार ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, उनका नाम क्या है? तो ऊपर ही हमने डिस्कस किया था 2013 में किनको मिला, तो प्रेमलता अग्रवाल को। 2013 में प्रेमलता अग्रवाल को। अच्छा, दीपिका कुमारी को कब मिला? तो दीपिका कुमारी को याद रखिएगा, दीपिका कुमारी को कब दिया गया? 2016 में। और दीपिका कुमारी का संबंध किस चीज़ से है? तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है। किस चीज़ से है? तीरंदाजी से है। चलिए, व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। प्रेमलता अग्रवाल को पर्वतारोहण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2013 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। 2017 में तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो यहाँ से जानते हैं, प्रश्न आपको पूछेगा कि प्रेमलता अग्रवाल को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार कब दिया गया? तो प्रेमलता अग्रवाल को तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड 2017 में मिला। कब मिला? 2017 में दिया गया। कब दिया गया? 2017 में दिया गया। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। पर्वतारोहण के क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के लिए झारखंड के किस प्रसिद्ध हस्ती को 2013 में पद्मश्री से सम्मानित? वही रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रेमलता अग्रवाल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2013 में वही रिपीटेड है, प्रेमलता अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। देखिए, झारखंड के निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन पद्मश्री पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है? तो किनको पद्मश्री नहीं मिला है? तो अभी हमने डिस्कस किया, अशोक भगत को मिल चुका है 2015 में, रामदयाल मुंडा जी को मिल चुका है, ठीक है। मनीष कुमार को नहीं मिला है, मनीष कुमार को पद्मश्री नहीं मिला है। अब यहाँ पर व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं परशुराम मिश्रा, इनके बारे में ऊपर हमने डिस्कस अभी नहीं किया है, तो यहाँ पर आप इसको देखिए। परशुराम मिश्रा को सन 2000 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्मश्री मिला। तो याद रखना है आपको, परशुराम मिश्रा को पद्मश्री कब मिला? 2000, सन 2000 ईस्वी में। और परशुराम मिश्रा का संबंध विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र से है। परशुराम मिश्रा को कब मिला पद्मश्री? तो 2000 ईस्वी में। बात करेंगे रामदयाल मुंडा की, तो रामदयाल मुंडा, इनको पद्मश्री कब दिया गया? तो इनको 2010 में दिया गया और इनका संबंध कला से है, ठीक है। रामदयाल मुंडा को पद्मश्री कब मिला? 2010 में। अशोक भगत के बारे में तो हमने डिस्कस किया ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस पर्सनैलिटी को 2010 में कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो अभी तुरंत ऊपर हमने देखा है रामदयाल मुंडा, जिनका संबंध कला से है और इनको 2010 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ठीक है। चलिए, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। रामदयाल मुंडा एक प्रमुख बौद्धिक और सांस्कृतिक व्यक्ति थे। आदिवासी अधिकारों के लिए रांची, पटना, दिल्ली से लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक उन्होंने आवाज़ उठाई, दुनिया के आदिवासी समुदाय को संगठित किया और देश व अपने गृह राज्य झारखंड में ज़मीनी सांस्कृतिक आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। ज़मीनी सांस्कृतिक आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। 2007 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी का सम्मान मिला। 22 मार्च 2010 में राज्यसभा के सांसद बनाए गए। 2010 में ही वे पद्मश्री सम्मान से सम्मानित हुए। उन्होंने रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना व महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। तो ये सब पॉइंट इनके बारे में याद रखना है। एक बार इनके बारे में रिवाइज कर लीजिए, मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताएं। पहला पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखने योग्य जो पहला पॉइंट है, 2007, ये टाइमलाइन याद करिए। 2007 में क्या हुआ? इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। 2007 में क्या हुआ? 2007 में रामदयाल मुंडा को संगीत नाटक अकादमी मिला। तो अब पूछ सकता है कि रामदयाल मुंडा को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब दिया गया? 2007। रामदयाल मुंडा को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड कब दिया गया? 2007 में दिया गया। पद्मश्री कब दिया गया? 2010 में दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, रामदयाल मुंडा ने रांची विश्वविद्यालय में आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अगर रामदयाल मुंडा से आपको प्रश्न बनाना चाहेगा, ठीक है, क्वेश्चन सेट करने वाला, तो यहाँ पर स्टेटमेंट वाइज इन सभी पॉइंट्स को सेट कर सकता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट्स ध्यान में रखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयासों से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया? उन्हें झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। उस पर्सनालिटी का नाम बताइए। तो उनका नाम है सिमोन उरांव, ठीक है। काफ़ी एक गजब के पर्सनालिटी हुए। इनको झारखंड में जो है जल पुरुष, वाटरमैन के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। व्याख्या देखते हैं क्यों खास है हमारे लिए सिमोन उरांव। तो यहाँ पर व्याख्या देखिए, सिमोन उरांव प्रख्यात पर्यावरणविद हैं,
ठीक है। इन्होंने लकड़ी की तस्करी रोकने हेतु जंगल सुरक्षा समिति का गठन किया। इन्हें मुख्य रूप से व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयास के लिए जाना जाता है। इन्हें पानी बाबा के साथ साथ झारखंड का जल पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि 2016 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है। अब यहाँ कौन कौन से पॉइंट आपको सिमोन उरांव के बारे में याद रखना है। पहला, सिमोन उरांव ये पर्यावरणविद हैं। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, पर्यावरणविद हैं। दूसरा, जंगल सुरक्षा समिति का गठन। ठीक है, सिमोन उरांव जी ने कौन सी समिति का गठन किया, तो जंगल सुरक्षा समिति। कौन सा, जंगल सुरक्षा समिति। एक आपने सुना होगा जंगल काटो अभियान, बता सकते हैं जंगल काटो अभियान किनके नेतृत्व में शुरू हुआ था? अगर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। ओके, तो जंगल सुरक्षा समिति आपको ध्यान रखना है, सिमोन उरांव ने इनका गठन किया, इस समिति का गठन किया। इन्हें मुख्य रूप से व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयास के लिए जानता, ये तो हमको पता है। उसके बाद आपको याद रखना है पानी बाबा के नाम से ये विख्यात हुए झारखंड में। फिर झारखंड का जल पुरुष, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट 2016 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, 2016 का पद्मश्री अवार्ड झारखंड के किस पर्यावरणविद, रिपीटेड क्वेश्चन है, सिमोन उरांव। ओके, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 2016 में वही रिपीटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी रिपीटेड है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कौन झारखंड से हैं और उन्हें 2023 के पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 2023 में पद्मश्री किनको दिया गया था, तो 2023 में जानूम सिंह सोय को दिया गया था। हो भाषा के विकास के लिए ये काम करते हैं झारखंड में, और 2023 का जो पद्मश्री अवार्ड है ये इनको दिया गया। ठीक है, इनके बारे में व्याख्या देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हो भाषा के विद्वान और साहित्यकार डॉक्टर जानूम सिंह सोय को 2023 में हो भाषा साहित्य के लिए उत्कृष्ट सेवा कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। जानूम सिंह सोय ने हो जनजाति की संस्कृति और जीवन शैली पर 6 पुस्तकें लिखी। ठीक है, याद रखिए जो जानूम सिंह सोय हुए, उन्होंने जनजाति की संस्कृति और जीवन शैली पर 6 पुस्तकें लिखी हैं। श्री सोय कोल्हान विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। ठीक है, अब इनसे क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, एक सेकेंड, अब इनसे क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं उसको आइए हम लोग फटाफट से अंडरलाइन करते हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि जानूम सिंह सोय को पद्मश्री कब मिला, तो याद रखिए जानूम सिंह सोय को पद्मश्री मिला 2023 में, 2023 में, पहला पॉइंट। दूसरा आपको याद रखना है कि जानूम सिंह सोय झारखंड में किस क्षेत्र में सक्रिय है, किस क्षेत्र में एक्टिव है, तो ये हो भाषा के विकास के लिए झारखंड में प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, इनको 2023 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, ये अभी वर्तमान में कोल्हान विश्वविद्यालय में हिंदी के विभागाध्यक्ष हैं। ठीक है, विभागाध्यक्ष भी रहे हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी में। चलिए, तो इतना पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दिगंबर हांसदा को 2018 में साहित्य व शिक्षा में उनके योगदान के लिए कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया, तो पद्मश्री। ठीक है, दिगंबर हांसदा का नाम याद रखना है, इनको 2018 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया साहित्य व शिक्षा में योगदान देने के लिए, साहित्य व शिक्षा में योगदान देने के लिए। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, संथाली भाषा के विद्वान प्रोफेसर दिगंबर हांसदा। दिगंबर हांसदा पहला पॉइंट यही पूछेगा कि बताइए जो दिगंबर हांसदा हैं ये झारखंड में किस भाषा को लेकर के काम कर रहे हैं, किस भाषा के प्रोफेसर हैं ये, तो ध्यान रखना है संथाली भाषा के ये विद्वान व प्रोफेसर हैं, और 2018 में इनको साहित्य व शिक्षा में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर दिगंबर हांसदा ने भारतीय संविधान को संथाली भाषा में अनुवाद करने के साथ ही कई पुस्तकें लिखी। क्या क्या उपलब्धियां इनके नाम है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि प्रोफेसर दिगंबर हांसदा ये संथाली भाषा के विद्वान हैं। ठीक है, फिर 2018 में इनको जो है पद्मश्री अवार्ड दिया जाता है। फिर दूसरा याद रखिए संथाली संविधान का जो संथाली भाषा में अनुवाद है, ट्रांसलेशन है, संविधान का संथाली भाषा में अनुवाद भी इन्होंने किया है दिगंबर हांसदा जी ने। तो ये सारे बिंदु आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिगंबर हांसदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके प्रदत्त योगदान के लिए 2018 में प्रदान किया गया, तो ध्यान रखिए पद्मश्री दिया गया, संथाली भाषा के ये विद्वान हैं। ओके, दिगंबर हांसदा, और संविधान का जो ट्रांसलेशन है संथाली में वो
वो भी दिगंबर हांसदा के द्वारा किया गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सेकेंड निम्नलिखित में से किसे साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो 2017 में पत्रकारिता के लिए, पत्रकारिता, तो नाम याद रखना है बलबीर दत्त का। ठीक है, बलबीर दत्त झारखंड के एक ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको पत्रकारिता के लिए 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब यहाँ पर व्याख्या देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए, झारखंड के प्रतिष्ठित पत्रकार बलबीर दत्त ने रांची में पत्रकारिता की शुरुआत की और 1963 में रांची एक्सप्रेस के संपादक बने। ठीक है, तो याद रखिए जो बलबीर दत्त हैं उन्होंने रांची में पत्रकारिता शुरू करते हैं, रांची से पत्रकारिता की शुरुआत करते हैं और 1963 में ये रांची एक्सप्रेस के संपादक बने। तो पूछ लेगा कि जो बलबीर दत्त 2017 के पद्मश्री प्राप्तकर्ता, उन्होंने रांची एक्सप्रेस के संपादक कब बने? तो 1963 में वो रांची एक्सप्रेस के संपादक बनते हैं। उन्होंने साप्ताहिक जय मातृभूमि और दैनिक देश प्राण का संपादन किया। तो जय मातृभूमि करके एक साप्ताहिक आती है और दैनिक देश प्राण, इन दोनों का संपादन करने का श्रेय किनको जाता है? तो ये जाता है बलबीर दत्त को। वे कई अखबारों और पत्रिकाओं में लेख और स्तंभकार रहे। बलबीर दत्त को राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, पत्रकारिता शिखर सम्मान, झारखंड गौरव सम्मान, क्रांतिकारी पत्रकारिता पुरस्कार, झारखंड सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, महानायक शारदा सम्मान, इन सभी अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। फिर 2017 में पत्रकारिता के लिए इनको पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स यहाँ पर बलबीर दत्त के बारे में आपको ध्यान रखना है। इन्होंने झारखंड आंदोलन पर एक पुस्तक लिखी है, कहानी झारखंड आंदोलन। ठीक है, तो झारखंड आंदोलन पर इन्होंने एक पुस्तक कहानी झारखंड आंदोलन भी लिखी है। तो पूछेगा कि झारखंड आंदोलन पर आधारित एक पुस्तक कहानी झारखंड आंदोलन किसके द्वारा लिखित है? तो पत्रकार बलबीर दत्त के द्वारा, पत्रकार बलबीर दत्त के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छुटनी देवी या छुटनी महतो को डैश के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 2021 का पद्मश्री प्रदान किया गया। तो ध्यान रखना है सामाजिक कार्य के लिए छुटनी देवी को जो है 2021 का पद्मश्री दिया गया। ओके, यहाँ पर व्याख्या हम लोग देखते हैं। छुटनी महतो, जिन्हें छुटनी देवी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ये झारखंड की एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। एक बार डायन प्रथा के शिकार होने के बाद अब वो डायन प्रथा का शिकार होने वाली महिलाओं की मदद करने के लिए काम करती हैं तथा अंधविश्वास और जादू टोना के बारे में जागरूकता फैलाती हैं। सरायकेला खरसावां जिला निवासी छुटनी महतो उर्फ छुटनी देवी को 2021 में उनके सामाजिक कार्यों के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से जो है सम्मानित किया गया। तो ध्यान रखिए, इनको पद्मश्री कब मिला? तो 2021 में। कब मिला? 2021 में। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए प्रश्न क्या है। 2021 में छुटनी महतो को किस क्षेत्र, तो वही रिपीटेड सामाजिक कार्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है चामी मुर्मूर। ठीक है, चामी मुर्मूर और पूर्णिमा महतो, ये दो पर्सनैलिटी याद रखिएगा जिनको 2024 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। इन दोनों का क्षेत्र अलग है लेकिन साल एक ही है, 2024 में ही दोनों को मिला है। चामी मुर्मू का जो संबंध है वो सामाजिक सेवा से है, सामाजिक सेवा क्षेत्र से ये आती हैं। और पूर्णिमा महतो खेल से संबंधित है, पूर्णिमा महतो खेल से संबंधित है। और अच्छा एक बात बताइए, पूर्णिमा महतो का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध तीरंदाजी से है। ठीक है, इनका संबंध तीरंदाजी से है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। यहाँ पर ये सब नाम हमने अभी पढ़ा है। तो डॉक्टर जानूम सिंह सोय 2023 में इनको मिला था पद्मश्री, साहित्य और शिक्षा से संबंधित है। डॉक्टर गिरधारी राम गोंजू, ठीक है, इनको कब दिया गया? 2022 में। गिरधारी राम गोंजू को जो पद्मश्री मिला ये मरणोपरांत दिया गया। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बनाना चाहेगा तो बना देगा, पूछेगा कि निम्नलिखित दिए गए पर्सनैलिटीज़ में, व्यक्तित्व में ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं जिनको पद्मश्री 2022 में जिनको पद्मश्री दिया गया मरणोपरांत। ठीक है, तो वो नाम याद रखिएगा, गिरधारी राम गोंजू, जिनको कि मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड दिया गया। कब मिला इनको? 2022 में मिला। छुटनी देवी अभी तुरंत हमने डिस्कस किया 2021 में। ओके, शशधर आचार्य का नाम याद रखिए, 2020 में इनको मिला। शशधर आचार्य को 2020 में, कला से संबंधित है शशधर आचार्य। और मधु मंसूरी हंसमुख,
इनको 2020 में दिया गया। तो 2020 में 2 पर्सनैलिटी याद रखना है आपको, एक तो शशधर आचार्य का नाम याद रखिए और दूसरा मधु मंसूरी हंसमुख का नाम याद रखिए। तो इन दोनों को 2020 में दिया गया है, ठीक है। 2024 में 2 पर्सनैलिटी, एक तो चामी मुर्मू, ठीक है, समाज सेवा से और पर्यावरण से भी इनका संबंध है। और एक पॉइंट चामी मुर्मू के बारे में याद रखना है आपको, इनको लेडी टार्जन भी कहते हैं। लेडी टार्जन तो ऐसे हम लोग जमुना टुडू को कहते हैं, उनका भी संबंध पर्यावरण से है। और जमुना टुडू को पद्मश्री भी मिला है, बता सकते हैं कब मिला है? तो याद रखिए 2019 में उनको पद्मश्री मिला है जमुना टुडू को, जिसको कि लेडी टार्जन ऑफ झारखंड कहते हैं। और चामी मुर्मू को भी ये उपाधि दी गई है लेडी टार्जन की। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, और भी कुछ पर्सनालिटीज़ हैं जिनको कि पद्मश्री दिया गया है। यहाँ पर देखिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिनका संबंध स्वास्थ्य से है और इनको पद्मश्री 2019 में दिया गया। कब दिया गया? 2019 में। अभी तुरंत मैंने जमुना टुडू के बारे में आपको बताया, जमुना टुडू जिनका संबंध पर्यावरण से है और इनको लेडी टार्जन कहा जाता है और इनको 2019 में मिला। चामी मुर्मू को 2024 में, याद रखिएगा चामी मुर्मू को 2024 में। बुलु इमाम की बात करें, काफ़ी गजब के पर्सनैलिटी हैं, जो खुदाई वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें वो काम करते हैं और जो भी पुरानी वस्तुएं होती हैं उस पर ये पता करते हैं कि कितना पुराना है, किस काल का है, ये सब चीज़। तो सांस्कृतिक क्षेत्र से संबंधित हैं और इनको 2019 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। फिर दिगंबर हांसदा साहित्य से संबंधित हैं, 2018 में दिगंबर हांसदा को 2018 में पद्मश्री दिया गया। फिर मुकुंद नायक का नाम याद रखिए, मुकुंद नायक कला से संबंधित हैं और 2017 में इनको मिला। फिर बलबीर दत्त भी मैंने आपको बताया, बलबीर दत्त को पत्रकारिता के क्षेत्र में 2017 में दिया गया। सिमोन उराव डिस्कस कर चुके हैं 2016, ठीक है। जल बाबा, जल पुरुष इनको कहते हैं। दीपिका कुमारी की बात करें तो तीरंदाजी से संबंधित हैं और 2016 में मिला, ठीक है। और पूर्णिमा महतो को, उनका भी संबंध तीरंदाजी से है, उनको कब मिला? तो उनको 2024 में मिला। अशोक भगत की बात करें तो ये सामाजिक कार्य से संबंधित हैं 2015 में, और विविध भारती से संबंधित हैं अशोक भगत। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण हैं, 2013 में इनको पद्मश्री दिया गया। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए आगे और भी नाम हैं, इनको भी आप जानिए थोड़ा। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, मकरध्वज दरोगा, जब मैं आपको बता रहा था 2011 में मकरध्वज दरोगा को दिया गया और 2012 में, दोनों का संबंध छऊ से है। देखिए 2012 में और मकरध्वज दरोगा 2011 में, याद रखना है। रामदयाल मुंडा की बात करें तो इनको पद्मश्री 2010 में मिला, कला से संबंधित है। महेंद्र सिंह धोनी को 2009 में दिया गया। मंगला प्रसाद मोहंती की बात करें तो इनका संबंध कला से, मंगला प्रसाद मोहंती का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मंगला प्रसाद मोहंती, इनका संबंध कला से है और इनको 2008 में दिया गया। फिर श्याम चरणपति ऐसे याद रखिए, कला से संबंधित है श्याम चरणपति और इनको पद्मश्री कब मिला? 2006 में मिला। वसुंधरा कोमकली कला से संबंधित हैं, 2006 में इनको दिया गया पद्मश्री अवार्ड। ओके, अगला देखिए केदारनाथ साहू का नाम याद रखिए, केदारनाथ साहू, इनको 2005 में दिया गया है। परशुराम मिश्रा, क्वेश्चन में आया था, डिस्कस किए थे इनको हम लोग। तो परशुराम मिश्रा, इनका संबंध विज्ञान और अभियांत्रिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है परशुराम मिश्रा, और इनको कब मिला? तो 2000 ईस्वी में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। चित्तू टुडू को कला के क्षेत्र में 1992 में दिया गया। भागवत मुर्मू को समाज सेवा के क्षेत्र में 1985 में। और जुएल लकड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं, सामाजिक कार्य से संबंधित हैं, ठीक है। जुएल लकड़ा, आपने छोटा नागपुर उन्नति समाज नाम सुना होगा, तो उसमें संस्थापक सदस्यों में शामिल है जुएल लकड़ा और इनको दिया गया 1963 में, ठीक है। तो जुएल लकड़ा को कब मिला? तो 1963, तो ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है परमवीर चक्र से रिलेटेड। लॉन्स नाइक अल्बर्ट एक्का को डैश से सम्मानित किया गया था, तो इनको परमवीर चक्र, ठीक है। अल्बर्ट एक्का, लॉन्स नाइक अल्बर्ट एक्का, भारत पाक युद्ध 1971 हुआ था तो उसमें शहीद हो गए थे लॉन्स नाइक अल्बर्ट एक्का और इनकी वीरता के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। व्याख्या यहाँ पर देखिए इनका, भारतीय थल सेना के ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स के लॉन्स नाइक अल्बर्ट एक्का 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले झारखंड के एकमात्र सैनिक हैं
उल्लेखनीय है कि परमवीर चक्र प्राप्त भारत सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं झारखंड के एकमात्र सिपाही कौन थे जो जिनको मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो अभी तुरंत हमने डिस्कस किया है, अल्बर्ट एक्का गुमला के थे ये। ओके, चलिए रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिपीटेड है, चलिए रिपीटेड है। हाँ, अशोक चक्र। अब अशोक चक्र से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए, रणधीर प्रसाद वर्मा को डैश से सम्मानित किया गया, तो इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। एक्चुअली हुआ क्या था, तो देखिए रणधीर प्रसाद वर्मा जो हैं ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे। 1991 में धनबाद में एक बैंक डकैती का मामला सामने आया, तो बैंक डकैती को रोकने के लिए गए थे और रोकते समय वीर गति को ये प्राप्त हो गए। ठीक है, गोली वगैरह लग गया जिसकी वजह से ये शहीद हो गए और उनकी वीरता के लिए 1991 में मरणोपरांत इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में वर्ष 2004 में स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। ठीक है, तो रणधीर कुमार वर्मा याद रखना है आपको। 1991 का जो बैंक डकैती वाला मामला था तो उनमें गोली लगने के कारण ये शहीद हो गए थे और 1991 में इनको अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड से भारतीय पुलिस अधिकारी का नाम जिसे वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित, तो रिपीटेड है वही आपका रणधीर सिंह। ठीक है, रणधीर सिंह कब, तो 1991 में इनको मिला था और 2004 में इनके ऊपर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया। अब हम लोग आते हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की अगर बात करें तो पहला प्रश्न देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से कम उम्र के प्राप्तकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो 35 साल से कम उम्र के जो व्यक्ति होते हैं तो उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो ये 35 साल का एक डेट याद रखिए, एक जो आपका लिमिट है, एज लिमिट, ये याद रखिए। 35 साल से कम के जो भी लोग होते हैं उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया जाता है। चलिए यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है। युवा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन कौन से हुए उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए 2019 में अनुज लुगुन को दिया गया था। 2019 में जो है अनुज लुगुन को साहित्य अकादमी युवा अवार्ड दिया गया। फिर 2017 में मैना टुड्डू को और 2016 में नीलोत्पल मृणाल को। अच्छा, अभी 2025 में भी साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है रचना फिर उगना के लिए। बता सकते हैं उनका नाम क्या है? तो चलिए मैं ही बताता हूँ, पार्वती तिर्की नाम है उनका, पार्वती तिर्की। ठीक है, पार्वती तिर्की उनको दिया गया है अभी 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 2019 में किनको दिया गया था? तो 2019 में दिया गया था अनुज लुगुन को। 2017 में किनको? मैना टुड्डू को। 2016 में नीलोत्पल मृणाल। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करवाता हूँ। 2019 में पूछेगा तो किनको दिया गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार? अनुज लुगुन का संबंध संथाली भाषा के विकास से है। 2017 में किनको दिया गया? मैना टुड्डू। नीलोत्पल मृणाल को 2016 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। 2017 में जोबा मुर्मू ने बाल साहित्य पुरस्कार संथाली में लिखे गए निम्न में किस संलेखन के लिए जीता? तो ध्यान रखना है ओलोन बहा। ठीक है, ओलोन बहा करके इन्होंने एक लेख लिखा था जोबा मुर्मू ने, और 2017 में इनके इस लेख के लिए इनको कौन सा अवार्ड मिलता है? तो बाल साहित्य पुरस्कार मिलता है। अच्छा, जोबा मुर्मू ने जो ओलोन बहा लिखा कौन से लैंग्वेज में लिखा? तो याद रखिए इन्होंने संथाली में ये लेख लिखा ओलोन बहा, और इसके लिए, इस लेख के लिए इनको 2017 में कौन सा अवार्ड मिला? तो बाल साहित्य पुरस्कार मिला। किनको? जोबा मुर्मू को। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, यहाँ पर व्याख्या देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है जमशेदपुर निवासी हैं। तो क्या पॉइंट याद रखना कि जोबा मुर्मू कहाँ की निवासी हैं? तो जमशेदपुर निवासी हैं जोबा मुर्मू, एक संथाली लेखिका हैं। 2017 में इनको कौन सा अवार्ड मिला? तो बाल साहित्य युवा पुरस्कार इनको दिया गया। इन्होंने कौन सा पुस्तक लिखा है? तो ओलोन बहा। ये लघु कहानियों का संग्रह है, संथाली लैंग्वेज में है, और इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर की प्रसिद्ध रचना गीतांजलि का संथाली में अनुवाद किया है। तो पूछ देगा कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रसिद्ध रचना है गीतांजलि, तो इसका
संथाली में अनुवाद करने का श्रेय किनको जाता है? तो ये जाता है जोबा मुर्मू को। किनको? जोबा मुर्मू। और इनको कब मिला साहित्य अकादमी बाल साहित्य? तो 2017 में दिया गया। देखिए इनका जो ये अनुवादित पुस्तक, इसका नाम क्या है, यानी कि इन्होंने गीतांजलि का संथाली में जो ट्रांसलेट किया है, तो इस अनुवादित पुस्तक का नाम क्या है? तो सेरेंग अंजले। सेरेंग अंजले, ठीक है, सेरेंग अंजले नाम है। इस पॉइंट को ध्यान में रखें यहाँ पर। सेरेंग अंजले, गीतांजलि का संथाली में जो अनुवाद हुआ, इस अनुवादित पुस्तक का नाम सेरेंग अंजले है, जो साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित किया गया। इसके लिए 2016 में आर किस्कू रापाज अनुवाद पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। तो जोबा मुर्मू को साहित्य अकादमी बाल साहित्य तो मिला ही है, इसके साथ इनको 2016 में आर किस्कू रापाज अनुवाद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। फिर 2012 में रघुनाथ मुर्मू पुरस्कार इनको मिला और 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो क्या क्या यहाँ पर बिंदुओं को आपको याद रखना है? तो पहला पॉइंट याद रखिए, जोबा मुर्मू को 2017 में कौन सा अवार्ड दिया गया? तो इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2017, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इन्होंने क्या बेहतर किया है? तो इन्होंने गीतांजलि जो है रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक, उसका संथाली में अनुवाद किया, ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए। अब ये जो अनुवादित पुस्तक है गीतांजलि संथाली लैंग्वेज में, इस अनुवादित पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, सेरेंग अंजले। सेरेंग अंजले, ठीक है। फिर 2016 का टाइमलाइन याद रखिए। 2016 में आर किस्कू रापाज अनुवाद पुरस्कार इनको दिया गया। 2012 में रघुनाथ मुर्मू अवार्ड दिया गया और 2020 में रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड दिया गया। तो इतना जानकारी आपको जोबा मुर्मू से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जोबा मुर्मू एक स्कूल शिक्षिका को उनकी निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उनकी कौन सी पुस्तक के लिए? तो ओलोन बहा, ओलोन बहा, ठीक है, ओलोन बहा के लिए। कब? तो 2017 में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। तो सन 1981 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और सन 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात छऊ कलाकार कौन है? तो वो है केदारनाथ साहू। ऊपर ही हम लोगों ने डिस्कस किया कि 2005 में केदारनाथ साहू को मिला था। 2005 में जो बॉक्स आपका लंबा जैसा बॉक्स था, कॉलम, जिसमें सभी लोगों का नाम और कब उनको पद्मश्री मिला, तो वहाँ पर इनका नाम था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर भारत भूषण अग्रवाल के बारे में जानेंगे। तो झारखंड के किस कवि ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल जीता? तो याद रखिए अनुज लुगुन। अनुज लुगुन, इनके बारे में थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। अनुज लुगुन, तो झारखंड के अनुज लुगुन को हिंदी में सर्वश्रेष्ठ कविता के लिए 2011 में प्रतिष्ठित भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्रदान किया गया, ठीक है। 2011 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? तो भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इनको दिया गया। अनुज लुगुन को उनकी लंबी हिंदी कविता बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2019 प्रदान किया। तो अनुज लुगुन के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखना है, पहला 2011 में उनको भारत भूषण अग्रवाल दिया गया, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला। फिर 2019 में उनको साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिलता है। किस रचना के लिए? तो बाघ और सुगना मुंडा की बेटी के लिए, ठीक है। अनुज लुगुन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर में सहायक प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो देखिए 2007-8 का डेट कहीं 2007 रहता है तो कहीं 2008 रहता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। आइए इसका व्याख्या हम लोग देखते हैं क्या है। तो महेंद्र सिंह धोनी को 2008 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 6 अगस्त 2021 को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया। तो महेंद्र सिंह धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? तो 2008 में मिला। कब मिला? 2008 में मिला। चलिए नेक्स्ट देखिए, महेंद्र सिंह धोनी को निम्नलिखित पुरस्कारों से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी का जन्म रांची में हुआ, उन्हें किससे विभूषित किया गया? तो उनको जो है उनको कर्नल की उपाधि से मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि से इनको विभूषित किया गया। अब हम लोग अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं। दीपिका कुमारी को किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए, दीपिका कुमारी को
अर्जुन पुरस्कार से 2012 में सम्मानित किया गया। कब? 2012 में। ठीक है, देखिए 2013 की अगर बात करें तो 2013 में पूर्णिमा महतो का नाम याद रखिएगा, उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, 2013 में पूर्णिमा महतो का नाम याद रखिए, उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं व्याख्या में दीपिका कुमारी को 2012 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कब? तो 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, झारखंड के किस महिला तीरंदाजी को 2012 में अर्जुन अवार्ड मिला? तो ये रिपीटेड है, तो दीपिका कुमारी। ओके, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं तीरंदाजी से संबंधित कुछ खिलाड़ी, तीरंदाजी और हॉकी से संबंधित खिलाड़ी हैं, उनको कब अर्जुन अवार्ड मिला? तो दीपिका कुमारी का तो अभी हम लोग डिस्कस कर लिए, 2012 में इनको दिया गया। फिर एक नाम आपको याद रखना है, संजीव कुमार सिंह। संजीव कुमार सिंह को कब मिला? 1992 में। तो पूछेगा संजीव कुमार सिंह का पहले बताइए संबंध किस खेल से है? तो याद रखिए तीरंदाजी से इनका संबंध है, और इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला? तो 1992 में मिला। फिर माइकल किंडो का नाम याद रखिए, हॉकी से संबंधित है माइकल किंडो। माइकल किंडो का संबंध किस खेल से है? तो माइकल किंडो का संबंध जो है हॉकी से है। और माइकल किंडो को अर्जुन अवार्ड कब मिला? 1972 में। माइकल किंडो को अर्जुन अवार्ड कब मिला? 1972 में। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने तीरंदाजी के लिए, ठीक है, 2007 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीता था? तो याद रखिए संजीव कुमार सिंह, इनके बारे में याद रखिए। जो संजीव कुमार सिंह अभी तुरंत हमने डिस्कस किया कि इनको 2007 में, तो पहले अभी यहाँ जो 1 सेकेंड, 2007 में इनको क्या दिया गया? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार। और वहीं अगर बोलेगा कि 1992 में कौन सा अवार्ड दिया गया, तो 1992 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया। तो संजीव कुमार सिंह के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है कि पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि संजीव कुमार सिंह का संबंध किस चीज़ से है? तो तीरंदाजी से है। किस चीज़ से? तो तीरंदाजी से है। फिर याद रखना है इनको अर्जुन अवार्ड कब मिला? तो इनको अर्जुन अवार्ड 1992 में मिला। फिर द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला? तो द्रोणाचार्य अवार्ड 2007 में मिला। द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला? 2007 में मिला। तो ये सभी पॉइंट आपको यहाँ पर संजीव कुमार सिंह से याद रखने हैं। चलिए व्याख्या यहाँ पर इनका देख लीजिए। तीरंदाजी प्रशिक्षक संजीव कुमार सिंह को 2007 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, और इसे बिरसा मुंडा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। और 1992 में कौन सा? अर्जुन अवार्ड। 1992 में अर्जुन अवार्ड। ठीक है, चलिए माइकल किंडो को अर्जुन अवार्ड कब मिला? माइकल किंडो जो कि हॉकी से संबंधित है, कब मिला बताइए? तो उनको मिला था 1972 में। कब? 1972 में। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है। 2013 में झारखंड में द्रोणाचार्य पुरस्कार से कब? अभी तुरंत मैंने आपको बताया था पूर्णिमा महतो, और पूर्णिमा महतो को पद्मश्री कब मिला? तो याद रखें पूर्णिमा महतो को पद्मश्री 2024 में चामी मुर्मू के साथ में दिया गया। चामी मुर्मू को भी 2024 में, और पूर्णिमा महतो को भी 2024 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख सकते हैं झारखंड के तीरंदाजी प्रशिक्षक पूर्णिमा महतो को 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पूर्णिमा महतो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब यहाँ पर तीरंदाजी और हॉकी के कुछ खिलाड़ी यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, उनको कब जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया, ये देखिए। तो एक खिलाड़ी हैं धर्मेंद्र तिवारी, जिनका संबंध तीरंदाजी से है। पूर्णिमा महतो, इनका भी संबंध तीरंदाजी से है। नरेंद्र सिंह सैनी हॉकी से संबंधित है, और संजीव कुमार सिंह हॉकी से संबंधित है। ओके, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो धर्मेंद्र तिवारी हैं, इनको पद्मश्री कब मिला? द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला? 2020 में। और संजीव कुमार सिंह का भी नाम हमने डिस्कस किया 2007 में, और अर्जुन अवार्ड 1992 में। ठीक है, और संबंध तीरंदाजी से है। पूर्णिमा महतो को भी हमने डिस्कस कर लिया, द्रोणाचार्य अवार्ड 2013 में। ठीक है, पद्मश्री कब मिला? 2024 में। पद्मश्री 2024 में। फिर नरेंद्र सिंह सैनी का नाम याद रखें। नरेंद्र सिंह सैनी जो है हॉकी से संबंधित है। नरेंद्र सिंह सैनी का संबंध किस खेल से है? हॉकी से संबंधित है। और नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड 2013 में दिया गया। नरेंद्र सिंह सैनी को द्रोणाचार्य अवार्ड कब में दिया गया? 2013 में दिया गया। तो इतना डिटेल आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। चलिए अब मिस वर्ल्ड की बात करते हैं। ठीक है, प्रियंका चोपड़ा का जन्म झारखंड के जमशेदपुर में हुआ था। उन्होंने किस वर्ष इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता? तो याद रखिए सन 2000 ईस्वी में। सन 2000 ईस्वी में प्रियंका चोपड़ा ने जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने सन 2000 में, ठीक है, मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड अपने नाम किया। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं
भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा का जो जन्म है 18 जुलाई 1982 को जमशेदपुर में हुआ। उन्होंने 2000 ईस्वी में मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड सौंदर्य स्पर्धा का अवार्ड जीता। ठीक है, चलिए अब राज्य स्तरीय पुरस्कार की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो झारखंड सेवा रत्न राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। कौन सा? झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार। ये झारखंड राज्य द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार में निम्न में से कौन सा शामिल है? यानी कि झारखंड सेवा रत्न में क्या दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय और चतुर्थ, यानी कि एक गोल्डन फलक और 2 लाख रुपया नगद। ठीक है, तो झारखंड सेवा रत्न, मान लीजिए अगर आप कोई विशिष्ट काम करते हैं, कोई बढ़िया काम करते हैं और आपको मौका आता है कि चलिए हाँ फलाना कुमार को झारखंड सेवा रत्न दिया जाता है, जैसे मान लीजिए मोहन कुमार को दिया जाता है, तो मोहन कुमार को क्या क्या मिलेगा? तो मोहन कुमार को एक गोल्डन फलक मिलेगा और 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखें। चलिए यहाँ पर व्याख्या तो कुछ खास है नहीं, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। वर्ष 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न किसने जीता? तो 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न किसने जीता? तो निशा चौधरी। तो ध्यान रखना है, 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार किसने जीता? निशा चौधरी ने। 2015 में शिक्षा के लिए झारखंड सेवा रत्न किसने जीता? निशा चौधरी ने जीता। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो अभी तुरंत हमने डिस्कस किया, 2 लाख रुपया और एक गोल्डन फलक। तो यहाँ गोल्डन फलक का तो नाम नहीं है, सो उसको हिंदी में बोलते हैं स्वर्ण पट्टिका। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या इसका देख सकते हैं, झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार राज्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह अवार्ड शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। झारखंड सेवा रत्न पुरस्कार के तहत गोल्डन फलक यानी हिंदी में कहें स्वर्ण पट्टिका और एक दीक्षण दिया जाता है, साथ में 2 लाख रुपया भी दिया जाता है। ठीक है, तो याद रखिए एक गोल्डन फ्लग मिलता है, क्या मिलता है? एक गोल्डन फ्लग मिलता है, स्वर्ण पट्टिका मिलता है और एक दीक्षण, एक सर्टिफिकेट टाइप से दिया जाता है। और पुरस्कार में विश्व सेवा परिषद द्वारा, ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? झारखंड सेवा रत्न, तो विश्व सेवा परिषद। तो पूछेगा कि झारखंड सेवा रत्न, ठीक है, कौन से परिषद के द्वारा, किस संस्था के द्वारा दिया जाता है? तो विश्व सेवा परिषद के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अब हम लोग झारखंड रत्न यहाँ पर देखते हैं। झारखंड रत्न पुरस्कार, तो 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किनको? तो मुकुंद नायक को। 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार से किनको सम्मानित किया गया था? मुकुंद नायक को सम्मानित किया गया था। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य के विश्वविख्यात कलाकार मुकुंद नायक को 2012 में झारखंड रत्न पुरस्कार तथा 2017 में कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर आपको जो मुकुंद नायक हैं, मुकुंद नायक से आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं? तो देखिए मुकुंद नायक से आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है, इनको 2012 में इनको क्या मिला? तो 2012 में इनको झारखंड रत्न सम्मान मिला, झारखंड रत्न सम्मान। ठीक है, JRS झारखंड रत्न सम्मान दिया गया। दूसरा पॉइंट क्या याद रखिएगा, 2017 में कला के क्षेत्र में इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। ठीक है, 2017 में कला के क्षेत्र में इनको क्या मिला? पद्मश्री मिला। 2012 में झारखंड रत्न सम्मान मिला। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, जो झारखंड रत्न मिला था इनको, तो झारखंड रत्न आप ध्यान रखिएगा इनको किस चीज़ में मिला? तो नागपुरी लोक संगीत तथा नृत्य में विश्वविख्यात बेहतर काम करने के लिए इनको दिया गया। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार। उत्कृष्ट विधायक, तो ये तो क्वेश्चन पुराना हो गया है, तो इसका तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन अभी वर्तमान में जैसे कि 2016 वाले JPSC में पूछा गया, तो फिर पूछा जा सकता है, प्रेजेंट के सिनेरियो को देखते हुए पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, राज सिन्हा एक व्यक्ति हैं, राज सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और 2025 का जो उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार है ये राज सिन्हा को दिया गया है। किनको दिया गया है? राज सिन्हा। तो इनका नाम याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2016 में झारखंड के सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार। तो ये तो पुराना हो गया, ये सब तो अब पूछेगा नहीं।
ये क्वेश्चन देखिए, झारखंड सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार में डैश यानी कितने की नगद राशि शामिल है? तो याद रखिए 51,000 रुपया। ठीक है, 51,000 रुपया और एक प्रशस्ति पत्र और एक मोमेंटो दिया जाता है। ठीक है, एक प्रशस्ति पत्र मिलेगा, एक 51,000 रुपया मिलेगा और एक शॉल और मोमेंटो इसमें दिया जाता है। यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं, झारखंड विधानसभा स्थापना के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 22 नवंबर को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया जाता है। कब? तो 22 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष कब दिया जाता है? तो 22 नवंबर को। तो पूछ लेगा कि झारखंड में जो उत्कृष्ट विधायक सम्मान दिया जाता है हर साल किस महीने किस तारीख को दिया जाता है? तो 22 नवंबर को दिया जाता है। कब? 22 नवंबर। इसमें क्या क्या मिलता है? तो याद रखिए, इसमें एक ठो प्रशस्ति पत्र मिलता है, शॉल मिलता है, एगो मोमेंटो और 51,000 रुपया कैश। ठीक है, चलिए इतना याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 2015 में झारखंड राज्य विधानसभा में 15वें स्थापना दिवस के अवसर पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से किसने बेहतर विधायक के लिए प्रतिष्ठित बिरसा मुंडा पुरस्कार प्राप्त किया था? तो प्रदीप यादव ने प्राप्त किया था। ठीक, यहाँ पर 2023 देखिए, 2-3 साल पीछे तक का आपको याद रखना है। जैसे कि देखिए 2000 कब का था? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, 2015 में किसको मिला था ये पूछा गया है। तो 2022 और 2023 आप याद रखिए। ठीक, तो देखिए 2023 में किनको मिला था उत्कृष्ट विधायक सम्मान? तो रामचंद्र मिश्रा को, जो कांग्रेस के विधायक थे। और 2022 में विनोद सिंह को, भाकपा माले के थे विनोद सिंह। 2022 में याद रखिए विनोद सिंह, 2023 में रामचंद्र सिंह और 2025 में किनको मिला है? राज सिन्हा को। किनको मिला है? राज सिन्हा, जो बीजेपी विधायक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अल्बर्ट एक्का पुरस्कार की यहाँ पर बात करेंगे। तो झारखंड राज्य में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिए गए पुरस्कार का नाम, यानी कि जीवन भर की उपलब्धि के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो अल्बर्ट एक्का पुरस्कार। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड झारखंड में कौन सा है? तो अल्बर्ट एक्का अवार्ड। तो ध्यान रखिए, झारखंड राज्य में जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो अल्बर्ट एक्का अवार्ड दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, झारखंड में डैश पुरस्कार आजीवन उपलब्धि हेतु। तो आजीवन उपलब्धि कहिए या जीवन भर की उपलब्धि कहिए, सेम ही है, अल्बर्ट एक्का। ओके, चलिए अब हम लोग बिरसा मुंडा पुरस्कार की बात करते हैं। तो बिरसा मुंडा पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने डैश के क्षेत्र में राज्य को गर्वित किया है। ठीक है, तो खेल के क्षेत्र में। तो ध्यान रखना है, जो बिरसा मुंडा पुरस्कार दिया जाता है झारखंड में खेल के क्षेत्र में, झारखंड में जो बिरसा मुंडा अवार्ड है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। चलिए व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले खिलाड़ियों को बिरसा मुंडा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राज्य के 6 खिलाड़ियों को प्रतिवर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। तो बिरसा मुंडा पुरस्कार से आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जो बिरसा मुंडा पुरस्कार है ये खिलाड़ियों यानी कि खेल से संबंधित लोगों को दिया जाता है, यानी खिलाड़ियों को दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो बिरसा मुंडा पुरस्कार है ये हर साल 6 खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनाता है तो वहाँ पर आपको पूछेगा कि बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र में? तो पहला खेल के क्षेत्र में। दूसरा कि बिरसा मुंडा पुरस्कार हर साल 8 खिलाड़ियों को दिया जाता है? ना बाबा ना, 6 खिलाड़ियों को। कितने खिलाड़ियों को? 6 खिलाड़ियों को दिया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। चलिए जयपाल सिंह पुरस्कार की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जयपाल सिंह पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो जयपाल सिंह पुरस्कार कोच और प्रशिक्षक, जो भी कोच और प्रशिक्षक होते हैं, ट्रेनर होते हैं, उनको दिया जाता है जयपाल सिंह पुरस्कार। चलिए अब है राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। तो झारखंड मूल के किस IPS अधिकारी को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? तो सुवेंद्र कुमार भगत को। किनको? तो सुवेंद्र कुमार भगत को 2015 में जो है राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार। चलिए अगर आप करंट का सेशन देखिएगा, मैंने अपलोड किया है शिवांगन पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स है 2026, उसमें भी मैंने राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार के बारे में बताया, तो वहाँ पर आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार। तो पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाग की आता है। तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार, तो पुरस्कार की श्रेणी में अस्थायी खनिज विकास विभाग की किस श्रेणी में आता है? तो राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार की श्रेणी में आता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि कर्मण पुरस्कार 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया। तो किस चीज़ के? तो दलहन। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 2011 में जो कृषि कर्मण पुरस्कार है ये झारखंड में, ठीक है, किस चीज़ के लिए दिया गया था? किसके सर्वोच्च उत्पादन के लिए? तो दलहन के सर्वोच्च उत्पादन के लिए झारखंड में 2011 में कौन सा पुरस्कार मिला? कृषि कर्मण। प्रश्न ऐसे भी पूछेगा कि 2011 में झारखंड को दलहन क्षेत्र में दलहन के सर्वोच्च उत्पादन के लिए कौन सा अवार्ड मिला था? तो कृषि कर्मण अवार्ड मिला था, कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। या फिर ऐसे पूछेगा कि दलहन में सर्वोच्च उत्पादन के लिए झारखंड को कृषि कर्मण अवार्ड कब मिला? 2011 में मिला। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पर व्याख्या देखिए। कृषि कर्मण पुरस्कार खाद्यान्न उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय राज्यों को प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार का उद्देश्य विभिन्न राज्यों को खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत है 2010-11 में हुई थी। 2011 में कृषि कर्मण झारखंड राज्य को दलहन में उच्च उत्पादकता के लिए दिया गया था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक सेकेंड रुक जाइए। देखिए अगला प्रश्न क्या है? 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ वो है मलूटी मंदिर। मलूटी मंदिर को 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं लॉरियस स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड। लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड तो हाल ही में किस वर्ष 2019 के लिए, ठीक है, 2019 के लिए प्राप्त हुआ। ठीक, तो ये तो आपका मतलब कि करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं। चलिए महिला गौरव सम्मान 2023 की अगर बात करें तो अप्रैल 2023 में जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित महिला लेखिकाओं की शिक्षा और योगदान के लिए अंगभूमि महिला गौरव सम्मान 2023 द्वारा झारखंड से किसे सम्मानित किया गया? तो मीनू मीना सिन्हा को सम्मानित किया गया। ओके, किनको सम्मानित किया गया? मीनू मीना सिन्हा को। चलिए नेक्स्ट है स्वच्छ सुजल शक्ति मिशन। तो देखिए मार्च 2023 में झारखंड में डैश को गांव में पाइपलाइन के संचालन और रखरखाव के लिए स्वच्छ सुजल सम्मान श्रेणी में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो याद रखना है मुन्नी देवी को। किनको? मुन्नी देवी को मिला। ठीक है, किनको मिला? मुन्नी देवी को मिला। अब यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार। तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 झारखंड को किसके द्वारा? तो WHO द्वारा प्रस्तुत किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 झारखंड को किसके द्वारा? तो WHO द्वारा प्रस्तुत किया गया। ओके, चलिए अब हम आते हैं विविध में। विविध में अगर यहाँ पर देखा जाए तो बोल रहा है कि मिलाइए। तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल। तो A का 4 किस में है? तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, 4 1 2 3। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले एक बार अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिलता है। पद्मश्री जो है किसी भी क्षेत्र में। अशोक चक्र गोलेंट्री यानी वीरता, और बाल साहित्य पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन C गलत है। अशोक चक्र झारखंड सरकार द्वारा नहीं, झारखंड सरकार द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है, बहादुरी के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन C यहाँ पर गलत है। चलिए फिर देखिए निम्न में से किसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके नाम पर पुरस्कार? तो बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह। तो यहाँ पर जयपाल सिंह यहाँ पर एक से अधिक हो, क्योंकि अल्बर्ट एक्का, जयपाल सिंह और बिरसा मुंडा तीनों के नाम पर दिया जाता है पुरस्कार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित बयानों पर विचार करें और भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए यहाँ पर कौन सा मतलब कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? उत्कृष्ट काम करने के लिए। तो यहाँ पर C सही, ऊपर के सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर A क्या है? एक क्या है? भाषा और साहित्य में उत्कृष्ट काम करने के लिए साहित्य अकादमी, सही बात है। संथाली भाषा में लिखा गया असाधारण कार्य भी इस पुरस्कार के लिए पात्र है, सही बात है। और रबियातल टुड्डू को अपनी नाटक पारसी खारित के लिए 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यहाँ पर एक पॉइंट आपको याद रखना है, ये जो रचना है पासी खारित ये एक नाटक है और इसके लिए अवार्ड किनको दिया गया? तो रबियातल टुड्डू। किनको? रबियातल टुड्डू को दिया गया। किनको दिया गया? रबियातल टुड्डू को दिया गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पुस्तक से संबंधित जो भी प्रश्न बने हैं रचनाकार से संबंधित, उसको यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। तो रामदयाल मुंडा की बात करेंगे। तो सेलेद और हिसीर
किसके द्वारा प्रकाशित संलेखन है? तो याद रखिए सेलेद और हिसीर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेलेद है क्या। तो सेलेद देखिए मुंडारी, नागपुरी और हिंदी कविताएं हैं। ठीक है, मुंडारी, नागपुरी और हिंदी में कविताएं हैं। मुंडारी, नागपुरी और हिंदी में कविताएं हैं सेलेद। और हिसीर क्या है? तो ये आधुनिक मुंडारी गाना है। तो सेलेद और हिसीर किसके द्वारा प्रकाशित संलेखन है? तो रामदयाल मुंडा। रामदयाल मुंडा। ऊपर हम लोग देख चुके हैं कि रामदयाल मुंडा को कौन कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है आपको। तो देखिए सेलेद जो कि मुंडारी, नागपुरी और हिंदी में कविताएं हैं, और हिसीर आधुनिक मुंडारी गाना है, और ये संलेखन रामदयाल मुंडा द्वारा प्रकाशित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? आदि धर्म तो रामदयाल मुंडा द्वारा लिखित पुस्तक है आदि धर्म। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं रामदयाल मुंडा की प्रमुख पुस्तक कौन कौन से? एक तो आदि धर्म आपको पता होना चाहिए। दूसरा द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्टस। ठीक है, झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट। झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट किसकी रचना है? रामदयाल मुंडा। द झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट किसने लिखा? रामदयाल मुंडा ने। फिर आपको आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल, ये याद रखना है। आदिवासी अस्तित्व और झारखंडी अस्मिता के सवाल किसकी रचना है? तो रामदयाल मुंडा की रचना है। आदि धर्म किसकी रचना है? रामदयाल मुंडा की रचना है। झारखंड मूवमेंट रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट किसने लिखा? रामदयाल मुंडा ने लिखा। तो ये सभी रचनाएं आपको ध्यान रखनी है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे W.G. आर्चर की। तो मुंडा दुरंड कब प्रकाशित हुआ? तो मुंडा दुरंड 1942 में प्रकाशित हुआ। मुंडा दुरंड कब प्रकाशित हुआ? 1942। मुंडा दुरंड 1942 में प्रकाशित हुआ। चलिए यहाँ व्याख्या देख सकते हैं। मुंडा दुरंड, एक सेकेंड। मुंडा दुरंड मुंडारी लोकगीतों का संकलन है। मुंडा दुरंड क्या है? तो मुंडा दुरंड जो है मुंडारी लोकगीतों का संकलन है, जिसकी रचना W.G. आर्चर ने 1942 में की। मुंडा दुरंड की रचना कब और किसने की? तो मुंडा दुरंड ये W.G. आर्चर ने लिखा है। मुंडा दुरंड किसने लिखा है? W.G. आर्चर। मुंडा दुरंड W.G. आर्चर ने कब? 1942। और मुंडा दुरंड है क्या? मुंडारी लोकगीतों का संकलन है। मुंडारी लोकगीतों का संकलन। नेक्स्ट देखिए, किस साल में मुंडा दुरंड प्रकाशित हुआ? तो अभी ऊपर डिस्कशन में ही लिखा हुआ है 1942। चलिए मुंडा दुरंड कब प्रकाशित हुआ? 1942। लेखक कौन है? W.G. आर्चर। है क्या वो? तो मुंडारी लोकगीतों का संकलन। निम्न में से किस रूप में मुंडा की प्रसिद्ध कहानी सोसोबोंगा है? ठीक है, निम्न में से किस रूप में है सोसोबोंगा? तो याद रखिएगा सोसोबोंगा जो है ये बैलेट के रूप में शायद। ठीक है, जहाँ तक मुझे पता है बैलेट के रूप में। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। तो बी नंबर ऑप्शन है, गीत के रूप में। ठीक है, गीत के रूप में। तो ऑप्शन यहाँ बी सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या इसका हम लोग देखते हैं। तो देखिए सोसोबोंगा मुंडारी साहित्य की एक प्रमुख लोक कथा है। देवड़ा और धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। सोसोबोंगा बैलेट के रूप में, मैं कह रहा था ना कि बैलेट के रूप में, जो सोसोबोंगा है ना ये बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। सोसोबोंगा ये मुंडारी साहित्य की एक लोक कथा है। जो सोसोबोंगा है मुंडारी साहित्य की लोक कथा है, और ये जो है देवड़ा और धार्मिक रीति के साथ कही जाती है। जो सोसोबोंगा है ये किसके साथ कही जाती है? तो देवड़ा और साहित्य रीति के साथ, और ये बैलेट के रूप में गढ़ा गया है। तो इतना पॉइंट इसके बारे में याद रखिए। अब हम लोग बात करेंगे महाश्वेता देवी की। तो देखिए 1779 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अर्नेयर अधिकार, जंगल का अधिकार 1977 किसके जीवन पर आधारित है? तो याद रखिए बिरसा मुंडा के जीवन पर। जो अर्नेयर अधिकार है वो किसके जीवन पर आधारित है? बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, अर्नेयर अधिकार का जो प्रकाशन है ये 1979 में बंगाली भाषा में किया गया। ठीक है, किसके द्वारा? महाश्वेता देवी के द्वारा। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं। सुप्रसिद्ध बांग्ला कथाकार महाश्वेता देवी ने बिरसा मुंडा के जीवन संघर्ष पर बांग्ला उपन्यास अर्नेयर अधिकार लिखे, जो हिंदी में जंगल के दावेदार नाम से जाना जाता है। महाश्वेता देवी का यह उपन्यास केवल एक साहित्यिक व्यक्तिपरक या ऐतिहासिक आख्यान भर नहीं है। इसका एक अलग महत्व है। उन्होंने केवल बेबस आदिवासियों के बीच मिशनरी गतिविधियों को पाखंड को उजागर किया कि कैसे एक पादरी डॉक्टर नोटेट ने लोगों को लालच दिया कि अगर वह ईसाई बने और उनके अनुदेशों का पालन करे तो वह मुंडा सरदारों की छीनी हुई भूमि वापस कर देगा। ठीक है, तो
तो ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें बताया गया है। और इसका जो प्रकाशन है ये 1979 बंगाली भाषा में हुआ। ठीक है, 1979 में बंगाली भाषा के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया। सॉरी, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, मैंने पूरा नहीं पढ़ा था। 1979 में क्या हुआ कि महाश्वेता देवी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया बंगाली भाषा के लिए। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर पॉइंट ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अरनेर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है, यह निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो अरनेर अधिकार बंगाली भाषा में लिखा गया है और 1979 में बंगाली भाषा के लिए महाश्वेता देवी को जो है कौन सा अवार्ड मिला? तो साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। व्याख्या यहाँ पर देख सकते हैं, अरनेर अधिकार राइट्स ओवर द फॉरेस्ट पहली बार 1977 में प्रकाशित हुआ, राइट्स ओवर द फॉरेस्ट में। ठीक है, देखिए जो राइट्स ओवर द फॉरेस्ट है ये नीलोत्पल मृणाल की शायद पुस्तक है, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ। नीलोत एक बार चेक कर लीजिएगा तो इसे। ठीक है, राइट्स ओवर द फॉरेस्ट। ओके, इसको मैं लिख लेता हूँ, मैं भी चेक कर लूँगा। राइट्स, एक सेकेंड, राइट्स ओवर द फॉरेस्ट 1977, शायद नीलोत्पल मृणाल। ओके, एक बार चेक कर लेंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर आधारित है? तो कौन सा उपन्यास मुंडा विद्रोह पर? तो अभी तुरंत हमने डिस्कस किया, अरनेर अधिकार, अरनेर अधिकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाश्वेता देवी का उपन्यास अरनेर अधिकार किसके जीवन पर आधारित है? तो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित है। चलिए अगला, विक्टर दास के बारे में। ठीक है, झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स, इसके लेखक कौन है? तो विक्टर दास। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स किसकी रचना है? विक्टर दास की रचना है। झारखंड कैसल ओवर द ग्रेव्स, इसका मतलब होता है झारखंड कब्रों पर महल, और इसके लेखक हैं विक्टर दास। कौन है? विक्टर दास। नेक्स्ट है झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स। ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो विक्टर दास लेखक है, रिपीटेड है। ठीक है, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए रिपीटेड है, हाँ, यहाँ से खेरवाल बांसो धर्म पुथी संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ध्यान रखना है, मांझी रामदास टुडू रस्का द्वारा। तो यहाँ से आपको क्या क्या प्रश्न बन सकता है? पहला देखिए, ध्यान दीजिए, जो ये खेरवाल बांसो धर्म पुथी, खेरवाल बांसो धर्म पुथी, पहले पूछेगा कि ये किस भाषा या किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म पर आधारित है? तो संथाल धर्म पर आधारित है। खेरवाल बांसो धर्म पुथी किस धर्म पर आधारित है? तो ध्यान रखना है, संथाल धर्म पर आधारित एक पुस्तक है, और इसको लिखने का काम किया है मांझी रामदास टुडू रस्का, मांझी रामदास टुडू रस्का। तो खेरवाल बांसो धर्म पुथी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? मांझी रामदास टुडू रस्का द्वारा। चलिए, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं, जो खेरवाल बांसो धर्म पुथी है इसका प्रकाशन 1894 में हुआ था। ठीक है, और जो रस्का जी हैं, क्या नाम है इनका लेखक का? रामदास टुडू रस्का। इनका जन्म याद रखिएगा 1854 में हुआ, और इनका ये पुस्तक प्रकाशन कब हुआ? 1894 में। ठीक है, यहाँ व्याख्या देख सकते हैं, खेरवाल बांसो धर्म पुथी मांझी रामदास टुडू की रचना है, मांझी रामदास टुडू की रचना है। मांझी रामदास टुडू रस्का के नाम से ये जाने जाते हैं, एक संथाली लेखक और शिक्षक हैं। इनका जन्म 1854 में पूर्वी सिंहभूम जिले के करुवक्ता गांव में, करुवक्ता गांव, ठीक है, करुआ गांव भी इसको शायद बोलते हैं। तो पूर्वी सिंहभूम जिला में करुवक्ता गांव में इनका जन्म हुआ 1854 में। वे संथाली साहित्य के प्रारंभिक काल के सबसे उल्लेखनीय लेखक हैं। 1894 में पारंपरिक संथाली रीति रिवाजों पर एक किताब लिखी उन्होंने, जिसका नाम है खेरवाल बांसो धर्म पुथी। ठीक है, संथाली साहित्य और संस्कृति में उल्लेखनीय योगदान के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उन्हें डिलिट की उपाधि प्रदान की थी। कौन सी? तो डिलिट की उपाधि प्रदान की थी। चलिए, संथाल परंपरागत धर्म खेरवाल बांसो धर्म पुथी नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी? तो डिस्कस कर चुके हैं, मांझी रामदास टुडू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, खेरवाल बांसो धर्म पुथी फिर से रिपीटेड है, मांझी रामदास टुडू ने लिखा। 1894 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई। ये सब पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपना जीवन सभी क्षेत्रों में संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया? तो कौन?
मांझीराम दास टुडू रस्का, जिनका जन्म है 1854 में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1854 में जन्म हुआ उनका। देखिए, मांझीराम दास टुडू रस्का असाधारण प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। इन्होंने संथाल समाज और संस्कृति को जीवंत किया। संथाली साहित्य के प्रारंभिक संस्थापक काल के सबसे उल्लेखनीय लेखक मांझीराम दास टुडू हैं। उन्होंने अपना सारा जीवन संथाली साहित्य को समृद्ध करने हेतु समर्पित कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रघुनाथ मुर्मू। काफ़ी महत्वपूर्ण पर्सनालिटी हैं झारखंड के साहित्य में, खासकर संथाली भाषा को लेकर के रघुनाथ मुर्मू का नाम काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चित नाम पर्सनालिटी है ये। ओके, अब हमारे बीच नहीं है तो आइए इनके बारे में जानते हैं। तो संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन डैश के द्वारा लिखा गया। तो किनके द्वारा लिखा गया? रघुनाथ मुर्मू। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो बिंदु चांदन है, पहला पॉइंट आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ कि बताओ जो बिंदु चांदन है ये है क्या? तो याद रखिएगा ये संथाली नाटक है, प्रथम नाटक है। संथाली साहित्य का जो है बिंदु चांदन, ये संथाली साहित्य का प्रथम नाटक है। ये संथाली साहित्य का प्रथम नाटक। या फिर ऐसे भी मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ कि बताओ कि संथाली साहित्य का प्रथम नाटक का नाम क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर इस फैक्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यह है आपका बिंदु चांदन। लेखक है हमारे कौन? तो रघुनाथ मुर्मू लेखक हैं। इसके अलावा और क्या क्या पॉइंट आपको याद रखना है? तो देखिए, झारखंड का संथाली साहित्य काफ़ी समृद्ध है। इस साहित्य में जंगली पशुओं को पात्र, याद रखिए, जंगली पशुओं को पात्र में प्रस्तुत करते हुए अधिकांश कहानियों की रचना की गई है। संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक का जो प्रकाशन है, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। संथाली भाषा पर प्रथम पुस्तक का जो प्रकाशन है ये 1952 में इन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के नाम से किया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि संथाली भाषा पर प्रथम नाटक पुस्तक का नाम अगर पूछे तो बिंदु चांदन। फिर आपसे पूछे कि संथाली भाषा पर जो प्रथम पुस्तक का प्रकाशन ये कब किया गया? 1952 में एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज के नाम से। इसके लेखक कौन है? जो एन इंट्रोडक्शन टू द संथाल लैंग्वेज, इसके लेखक कौन है? तो जे फिलिप्स हैं। कौन है? जे फिलिप्स हैं। ठीक है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने 1941 में संथाली भाषा की लिपि ओलचिकी की खोज की। देखिए यहाँ पर जो डेट बताया जा रहा है 1941, ये डेट जो है गलत बताया गया है। ठीक है, जब आप देखिएगा इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के, वो डेट 1925 है। ठीक है, 1925 है। तो ओलचिकी लिपि का जो आविष्कार 1925 में रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया था। तो ये डेट को आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, 1925 आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, ओलचिकी लिपि की खोज किसने की? तो रघुनाथ मुर्मू ने ओलचिकी लिपि की खोज की। ओके, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित बिंदु चांदन है और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1942 में। बिंदु चांदन है क्या? तो संथाली साहित्य में लिखा गया प्रथम नाटक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ये उड़िया लिपि में है। कौन से लिपि में है? उड़िया लिपि में है। और 1942 में प्रकाशन हुआ। तो बिंदु चांदन के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? तो देखिए, ठीक है, पहला पॉइंट आपको बिंदु चांदन के बारे में याद रखना है। एक सेकेंड, पहला पॉइंट आपको याद रखना है, रुकिए, पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि बिंदु चांदन का प्रकाशन कब हुआ? तो 1942 में प्रकाशन हुआ। दूसरा पॉइंट बिंदु चांदन के बारे में याद रखिए, ये है क्या? तो ये नाटक है। ठीक है, ये नाटक है। और तीसरा आपको पॉइंट याद रखना है इसकी लिपि। ठीक है, लिपि क्या है? तो लिपि याद रखिए उड़िया लिपि में है। ठीक है, बहुत लड़के क्या करेंगे कि उनको पता है कि रघुनाथ मुर्मू ने लिखा है और ओलचिकी लिपि के झोंक में वो ओलचिकी मार देंगे। तो नहीं, ये गलती आप मत करिएगा। उड़िया लिपि याद रखना है। जो 1942 में बिंदु चांदन नाम से जो नाटक लिखा गया, ये ओलचिकी में नहीं है, ये उड़िया में है। ठीक, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। और बिंदु चांदन ये पहला नाटक है संथाली साहित्य का। और इनको लिखा किसने है? तो इसको बिंदु चांदन ने लिखा है, बिंदु चांदन ने। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखिए आप यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता से संबंधित क्या प्रश्न है यहाँ पर? झारखंड के उस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का नाम बताएं जो सीमांत संस्कृतियों के एक साहित्य इतिहासकार हैं।
ठीक है। उन्होंने जनजातीय साहित्य की अद्भुत विविधता के उस प्रलेख के लिए देश का भ्रमण किया जो 3000 वर्ष पीछे जाता है। भारत की 90 ज्ञात जनजातीय भाषाओं में कहा गया है। तो उनका नाम है, उस पर्सनालिटी का नाम है रमणिका गुप्ता। ठीक है। तो सीमांत संस्कृतियों के इतिहासकार कौन है झारखंड में? तो सीमांत संस्कृतियों के इतिहासकार हैं रमणिका गुप्ता। कौन है? रमणिका गुप्ता। ओके, यहाँ पर व्याख्या देखते हैं इनके बारे में क्या है। रमणिका गुप्ता 22 अप्रैल 1930 से 26 मार्च 2019 तक इनका टाइम पीरियड रहा। भारतीय लेखिका हैं, कार्यकर्ता और राजनीति से जुड़ी हुई हैं। वह रमणिका फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष हैं। रमणिका फाउंडेशन की वो संस्थापक अध्यक्ष हैं। सीपीआई की सदस्य, आदिवासी अधिकार चैंपियन, पूर्व ट्रेड यूनियन नेता, राजनीतिक लेखिका और संपादक थीं। वे अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक मंच की संयोजिका थीं। ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जो रमणिका गुप्ता हैं ये अखिल भारतीय आदिवासी साहित्यिक मंच की संयोजिका थीं। वह 1980 से 85 तक बिहार विधानसभा की सदस्य रहीं। वर्तमान झारखंड के मांडू विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। उनकी आत्मकथा के नाम हादसे और आपूदरी हैं। ठीक है, याद रखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है रमणिका गुप्ता को लेकर। उनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम क्या है? हादसे और आपूदरी। तो पूछेगा कि हादसे और आपूदरी किनकी आत्मकथा है? रमणिका गुप्ता। हादसे और आपूदरी किनकी आत्मकथा है? तो रमणिका गुप्ता। उन्होंने सीता मौसी नामक एक उपन्यास, बहुजुथाई नामक कहानियों का एक संग्रह प्रकाशित किया। सीता मौसी नामक एक उपन्यास और बहुजुथाई नामक कहानियों का संग्रह। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है रमणिका गुप्ता से संबंधित पहला पॉइंट कि उनका जो आत्मकथा है, आत्मकथा का नाम है हादसे और आपूदरी। फिर उन्होंने एक उपन्यास लिखा सीता मौसी। तो पूछेगा कि सीता मौसी नाम से उपन्यास किसने लिखा? सीता मौसी नाम से उपन्यास किसने लिखा? तो सीता मौसी नाम से उपन्यास रमणिका गुप्ता ने लिखा। फिर बहुजुथाई नामक कहानियों का संग्रह किसने प्रकाशित किया? बहुजुथाई नामक कहानियों का संग्रह किसने प्रकाशित किया? तो याद रखिए रमणिका गुप्ता ने प्रकाशित किया। सीमांत संस्कृतियों के इतिहासकार कौन है? रमणिका गुप्ता हैं। ठीक, तो इतना पॉइंट आपको रमणिका गुप्ता से संबंधित यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा इनके कुछ रचनाएं हैं, जैसे तुम कौन किसकी रचना है? तो रमणिका गुप्ता ने लिखा। तुम कौन किसकी रचना है? तो याद रखिए रमणिका गुप्ता जी ने लिखा तुम कौन। फिर तिल का नूतन, तिल का नूतन। ठीक है, याद रखिए तिल का नूतन किसने लिखा? रमणिका गुप्ता ने। मैं आज़ाद हुई किसने लिखा? रमणिका गुप्ता। आदम से आदमी तक किसकी रचना है? रमणिका गुप्ता ने। विज्ञान बनता कवि किसने लिखा? रमणिका गुप्ता। उन्होंने दलित हस्तक्षेप, कलम और कुदाल के बहाने, दलित चेतना, असम नरसंहार, एक रपट, दक्षिण वाम के कटघरे, राष्ट्रीय एकता, ये सब रचनाएं किनकी है? रमणिका गुप्ता। ठीक है, तो रचनाओं को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जेपीएससी में 5-6 क्वेश्चन जो है ना आपको साहित्य से पूछा जाता है। तो यहाँ पर लेखक और रचना का नाम आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है कि क्वेश्चन बनाता है यहाँ से। तो ध्यान रखिए, तुम कौन, तिल नूतन, ये रमणिका गुप्ता ने लिखा। मैं आज़ाद हूँ, रमणिका गुप्ता की रचना है। आदम से आदमी तक, रमणिका गुप्ता जी ने लिखा। फिर विज्ञान बनता कवि, रमणिका गुप्ता की रचना है। दलित हस्तक्षेप किसने लिखा? दलित हस्तक्षेप, रमणिका गुप्ता। कलम और कुदाल के बहाने, रमणिका गुप्ता ने। दलित हस्तक्षेप और दलित चेतना, ये दोनों किसकी रचना है? रमणिका गुप्ता। फिर असम नरसंहार एक रपट, रमणिका गुप्ता जी की रचना है। फिर दक्षिण वाम के कटघरे, ये सब रमणिका गुप्ता ने लिखा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 2000 में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी दैनिक समाचार पत्र ने रांची से प्रकाशन शुरू किया? तो याद रखिए हिंदुस्तान। किसने? तो हिंदुस्तान। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं। हिंदी का प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का प्रकाशन रांची से 2000 ईस्वी में शुरू किया गया। कब? 2000 ईस्वी में। अब हम बात करेंगे सुलेमान मुर्मू की। ठीक है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे कड़वा किसने लिखा? तो याद रखिए कोचे कड़वा सुलेमान मुर्मू ने लिखा। कोचे कड़वा किसने लिखा? तो कोचे कड़वा सुलेमान मुर्मू ने। कोचे कड़वा किसकी रचना है? सुलेमान मुर्मू। कोचे कड़वा किसने लिखा? सुलेमान मुर्मू ने लिखा। ठीक है, चलिए कोचे कड़वा याद रखिए एक नाटक है। ठीक है, कोचे कड़वा क्या है? नाटक है। चलिए
अंशुमन भगत की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, एक सेकेंड। चलिए, अंशुमन भगत की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो प्रश्न देखिए, जमशेदपुर के किस लेखक ने 2018 में पुस्तक योर ऑन थॉट का प्रकाशन किया? तो पुस्तक योर ऑन थॉट ये किसकी रचना है? अंशुमन भगत। तो ऑप्शन यहाँ पर ए सही उत्तर हो जाएगा। और ये जो पुस्तक है योर ऑन थॉट, इसका प्रकाशन जो है 2018 में अंशुमन भगत के द्वारा किया गया। और अंशुमन भगत कहाँ के हैं? जमशेदपुर के हैं। ओके, इसके अलावा इनके बारे में आपको याद रखना है, यहाँ पर व्याख्या देखिए। जमशेदपुर निवासी अंशुमन भगत 21वीं सदी के एक प्रसिद्ध लेखक हैं। 24 अप्रैल 2022 को इन्हें मुंबई स्थित संस्था मन ओ मौसमी द्वारा, मुंबई की एक संस्था है मन ओ मौसमी, तो मन ओ मौसमी द्वारा इनको 2022 का सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक ना, मन ओ मौसमी संस्था द्वारा इनको 2022 में सर्वश्रेष्ठ लेखक का अवार्ड दिया गया अंशुमन भगत जी को। उन्हें यह पुरस्कार उनकी पुस्तक एक सफ़र में उनकी एक रचना है, और उनके इसी रचना के लिए मन ओ मौसमी द्वारा इनको सर्वश्रेष्ठ लेखक का अवार्ड दिया गया। इन्हें OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का खिताब भी मिला है। OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अंशुमन भगत को कम उम्र में साहित्य में योगदान देने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए करने में मदद की। इन्हें उनकी किताब योर ऑन थॉट जो कि 2018 में प्रकाशित हुई, और बेस्ट इंस्पिरेशनल के लिए सम्मानित किया। तो अंशुमन भगत को जो है इनके बुक योर ऑन थॉट जो 2018 में प्रकाशित हुई और बेस्ट इंस्पिरेशनल के लिए सम्मानित किया गया। ठीक, तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि बेस्ट इंस्पिरेशनल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अंशुमन भगत। बेस्ट इंस्पिरेशनल नामक किस पुस्तक? अंशुमन भगत। योर ऑन थॉट किसकी रचना है? अंशुमन भगत। ठीक है, एक सफ़र में अंशुमन भगत, ये सभी अंशुमन भगत द्वारा लिखित रचनाएं हैं। चलिए, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है इनके बारे में? लगातार दूसरी बार एक और किताब अपने नाम कर इन्होंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ थॉट्स रिटेन इन अ बुक का रिकॉर्ड अंशुमन भगत ने बनाया। याद रखिए, इन्होंने कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया है? तो लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ थॉट्स रिटेन इन बुक का रिकॉर्ड अंशुमन भगत ने बनाया। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी है? योर ऑन थॉट जो 2018 में प्रकाशित हुई। फिर 2020 में इनकी एक पुस्तक आई बेस्ट इंस्पिरेशनल कोट्स बाई अंशुमन भगत। बेस्ट इंस्पिरेशनल कोट्स किनकी रचना है? अंशुमन भगत, जो 2020 में प्रकाशित हुई। उसके बाद 2020 में एक और पुस्तक इन्होंने लिखा, आर्ट ऑफ मेकिंग साइड इनकम। आर्ट ऑफ मेकिंग साइड इनकम किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? अंशुमन भगत। फिर 2021 में इनकी एक बुक प्रकाशित होती है एक सफ़र में। तो एक सफ़र में ये भी अंशुमन भगत द्वारा लिखित रचना है। और 2022 में इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित किया, राजनीतिक घेराव। ठीक है, तो क्या क्या रचना इनके बारे में मैंने आपको बताया? पहला योर ऑन थॉट, दूसरा बेस्ट इंस्पिरेशनल कोट्स बाय अंशुमन भगत, तीसरा आर्ट ऑफ मेकिंग साइड इनकम, फिर एक सफ़र में, फिर राजनीतिक घेराव। ठीक है, तो इतना आप अंशुमन भगत के बारे में याद रखिए। फिर देखिए, क्वेश्चन है एक सफ़र में पुस्तक, ठीक है, इसके लेखक कौन है? तो लेखक हैं अंशुमन भगत। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो याद रखिए 2021 में। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर अश्विनी कुमार पंकज के बारे में जानेंगे। अब हमार हक बनेला पुस्तक किसकी रचना है? तो ध्यान रखिए, अश्विनी कुमार पंकज ने लिखा इसको। अब हमार हक बनेला किसने लिखा? अश्विनी कुमार पंकज ने लिखा। यहाँ पर हम लोग व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है? अश्विनी कुमार पंकज एक कवि, कथाकार, उपन्यासकार, पत्रकार, नाटककार, रंगकर्मी और आंदोलनकारी संस्कृति कर्मी हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक निम्न है। कथा संग्रह, पेनाल्टी कॉर्नर, इसी सदी के असुर। ठीक है, पेनाल्टी कॉर्नर किसने लिखा? तो अश्विनी कुमार पंकज। पेनाल्टी कॉर्नर जो है अश्विनी कुमार पंकज। इसी सदी के असुर अश्विनी कुमार पंकज। सालों किसने लिखा? अश्विनी कुमार पंकज। अथ दुर्गम असुर हत्या कथा अश्विनी कुमार पंकज ने लिखा। क्या क्या रचना इन्होंने की? एक तो पेनाल्टी कॉर्नर अश्विनी कुमार पंकज ने लिखा। इसी सदी के असुर, सालों किसकी रचना है? अश्विनी कुमार पंकज की।
अथ दुर्गम असुर हत्या, अथ दुर्गम असुर हत्या कथा अश्विनी कुमार पंकज ने लिखा। फिर इनके द्वारा लिखित कविता संग्रह, उसको भी आपको पता होना चाहिए कविता संग्रह के बारे में। तो इन्होंने एक रचना लिखा है, जो मिट्टी के नमी जानते हैं, जो मिट्टी के नमी जानते हैं। किसकी रचना है? अश्विनी कुमार पंकज की। खामोशी का अर्थ, अश्विनी कुमार पंकज। पराजय नहीं होता, खामोशी का अर्थ पराजय नहीं होता, अंशुमन भगत ने लिखा। युद्ध और प्रेम, ये भी अंशुमन भगत की रचना है। भाषा कर रही है दावा, अंशुमन भगत ने लिखा। उनके द्वारा लिखित उपन्यास है माटी माटी अरकाटी, माटी माटी अरकाटी, अंशुमन भगत ने लिखा। खाटी किटकिटिया, खाटी किटकिटिया जो कि उनका मगही उपन्यास है, अंशुमन भगत द्वारा लिखा गया ये। फिर एक रचना इन्होंने एक नाटक लिखा, ricksawala@vikas.com, ricksawala@vikas.com, अंशुमन भगत ने लिखा इस रचना, इस नाटक को। इसके अलावा आपको याद रखना है, उन्होंने और एक आलोचना लिखी है, एक अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य, एक क्या हो गया, एक अंतर्राष्ट्रीय वक्तव्य किसकी रचना है? तो अंशुमन भगत की रचना है। चलिए आइए हम लोग बढ़ते हैं, और भी इनकी कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि इनका जीवनी आपको याद रखना है। इन्होंने एक जीवनी लिखा है, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा। तो पूछेगा कि मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पर जीवनी किसने लिखा है? अंशुमन भगत ने लिखा है। फिर उन्होंने कुछ पुस्तकें, कुछ इनकी संपादित पुस्तकें हैं, जैसे रंग विदेशिया, भिखारी ठाकुर पर केंद्रित इनकी ये पुस्तक है, रंग विदेशिया, ठीक है, अंशुमन भगत ने लिखा। फिर उपनिवेशवाद और आदिवासी संघर्ष, अंशुमन भगत ने लिखा। और ये जो उपनिवेशवाद और आदिवासी संघर्ष है, ये हेराल्ड एस तोपनो के लेखों का संग्रह है। शून्यकाल में आदिवासी, ये भी किसने लिखा? अंशुमन भगत ने लिखा, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर अंशुमन भगत के बारे में बहुत सारी इसकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जो इसके बाद अब हम लोग करेंगे सेशन, उसमें बाकी रचनाओं को देखेंगे। ओके, तो चलिए समाप्त करते हैं।